तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज जो है आप लोगों का फिजिक्स का गेस क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिए हैं प्यारे साथियों। जितने भी मेरे प्यारे साथियों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्या 80% क्वेश्चन इसी से आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि आई बराबर आर होता है, आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तेल लगा कागज होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तेल लगा कागज जो है वो पारभासी होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों? पारभासी होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, ठीक है। तो ये बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, वैक्यूम मतलब निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समतल द्वारा दर्पण आवर्धन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी समतल दर्पण द्वारा इसका जो आवर्धन होता है, इसका जो आवर्धन होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका आवर्धन शून्य होता है। क्या होता है? इसका आवर्धन जो है शून्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका आवर्धन जो है शून्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, परावर्तन कोण का मान जो लंबवत स्थित हो रहा है तो इसका मान जो है 0 डिग्री होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। बी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो कंफ्यूज नहीं होना है। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश, प्यारे साथियों, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो कैसे आती है? समांतर आती है या टेढ़ी घुची आती है? प्यारे साथियों, समांतर किरण पुंज होती है। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर बराबर 2f हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। किसी वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो किसी वस्तु की स्थिति जो है मेरे प्यारे साथियों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है मेरे प्यारे साथियों सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 14 देखते हैं कि दर्पण के सामने क्या है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या है? तो मेरे पास 14 का क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हजामत के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और दाढ़ी बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर लोग जो गला सब मतलब जांच करते हैं उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी प्यारे साथियों, सर्च लाइट में भी प्यारे साथियों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और इसको पूरा 100% याद करके ही चले जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपको इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तभी मैंने आपसे बोला था कि अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा प्यारे साथियों? अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है।
है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे साथियों, इस बीम का जो है प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है प्यारे साथियों, 32 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा 16, हाफ कर देना। ठीक है, 32/2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 21 देखते हैं। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब पीछे जो देखते हैं पश्च, पीछे वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए इसका आंसर जो है प्यारे साथियों ए होगा। क्या होगा, ए होगा, उत्तल दर्पण। नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 22 का ऑप्शन होगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 24 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन से है। मतलब आगे जो लगा रहता है प्यारे साथियों दर्पण, वो आप लोग को बताना है कि कौन सा होता है। ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। और 25 का देखिए क्या है, 25 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। क्या होती है, वो अनंत होती है। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो मेरे प्यारे से तो 26 का सी होगा, वर्तक। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का जो है प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और समान भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण जो है 1 नंबर परफेक्ट है और पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में क्या संबंध है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। क्या होता है, सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों आप इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मेरे प्यारे साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। आइए क्या कहलाता है इसका हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है ना, आइए 32 नंबर का इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका जो है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, आइए दर्पण का सूत्र, मेरे प्यारे साथियों ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आप इसको भी आई लगा ही लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भी आई है, आपके इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारे भी आई हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आई, इसके अंतर्गत जितने आई आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, दर्पण का सूत्र। तो प्यारे साथियों दर्पण का सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तथा यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों गोलीय दर्पण कैसा होगा आप लोग बताइएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, अभी तुरंत आपको हम बताए थे। अगर प्लस में है
तो आपको बताए थे ना उत्तल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ज़्यादा गुना भाग नहीं करना, ठीक है ना। प्लस में है तो उत्तल, अगर माइनस में रहता तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए क्या हो जाता, अवतल हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाठी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब जो है किसी दर्पण की फोकस दूरी किस चिन्ह के अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाएगी। तो प्यारे साथियों 35 का जो हो जाएगा बी। देखिए एक ही चीज़ से जो है कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों को हम बताएं। अगर आप लोगों से ऋणात्मक वाला चीज़ पूछा जाए, ऋणात्मक वाला चीज़ पूछा जाए तो आपको अवतल बोलना है। अगर उसमें कहीं किसी चीज़ के आगे में माइनस का चिन्ह लगा रह जाए, जैसे कि वहाँ -20 सेंटीमीटर है, तो आपको बोल देना डायरेक्ट ये अवतल होगा। यही अगर प्लस है या धनात्मक है तो आपको बोल देना है कि उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। 36 क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों वस्तु को जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए प्यारे साथियों, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 37 देखते हैं। 37 देखिए क्या है, 37 क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो प्यारे साथियों आप बताएंगे कि किस वस्तु के मतलब किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब इनमें से सभी जो है, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की त्रिज्या कितना होगा। अवतल दर्पण का पूछ रहा है तो त्रिज्या बराबर एफ बराबर r/2। देखो फोकस दूरी दिया हुआ है इतना 38 दिया, मतलब 20 दिया, ठीक है ना। इसका जगह नहीं 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 प्यारे साथियों गलत, r/2 नहीं होगा, गुना में होगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। यह आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है ना। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख नाक गला या चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा। तो आपको हम बताए थे आँख गला या नाक मतलब कि चेक करने के लिए डॉक्टर जो है हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। हमेशा किसका उपयोग करेंगे प्यारे साथियों, हमेशा डॉक्टर जो है इसी का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, 40 41 को एक ही साथ मिला लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो प्यारे साथियों अवतल दर्पण जो एक अभिसारी दर्पण है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का अन्य नाम क्या है। तो अवतल दर्पण का अन्य नाम अभिसारी दर्पण भी है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आप लोग जो है इसका भी आंसर हो जाएगा कम तीव्र बनेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, यदि मेरे प्यारे साथियों वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है ना, यदि 10 सेंटीमीटर से कम होगा तब जो है यह वस्तु दूरी का मान होगा। यही फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाला होने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 43 का होगा ए, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, क्या होगा, बढ़ता है। आइए तो ये जो है हमारे वीडियो का थंबनेल है। इस थंबनेल से ही आप लोग मेरे वीडियो को पहचानिएगा और यही वीडियो आप लोग देख के जाइएगा। जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं ये थंबनेल, ठीक है ना। ये थंबनेल जो है बहुत सारा चीज़ बता रहा है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 44, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों चींटी की गति की दिशा फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, फोकस से ध्रुव की ओर। कहाँ जा रही है, फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या है। अगर सीधा प्रतीत हो रहा है तो प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। ये क्वेश्चन नंबर 40, एक उत्तल लेंस होता है प्यारे साथियों, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यह क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत बहुत
भी आई है, भी जितना आई लगा सकते हैं इसमें, उतना ही आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। प्यारे साथियों, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा लेंस? 48 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है और अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? मेरे प्यारे साथियों, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है ना, तो 48 का जो हो जाएगा, नहीं प्यारे साथियों, गलती तो हुआ है हमसे थोड़ा सा। 49 का किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतम अगर पूछ रहा है ना प्रकाश की चाल, तो हवा में। ठीक है, आइए, और निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है, हीरा का अपवर्तनांक मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश का जो चाल है मेरे प्यारे साथियों, वो अलग अलग माध्यम में, अलग अलग वैक्यूम में अलग अलग होता है। ठीक है, जल में उसका कुछ अलग होगा और निर्वात में कुछ अलग होगा, इसी तरह से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 की ओर चलते हैं हम लोग। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लेंस। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? 54 का मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा डी, m बराबर v/u, m बराबर v/u हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? उत्तल लेंस को जो मेरे प्यारे साथियों अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मेरे प्यारे साथियों, जल भी किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो मेरे प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का वाट होता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 58, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59, इसका क्वेश्चन हम आपको आंसर बताए थे। ठीक है ना, आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो भी बच्चे शुरू से नहीं जुड़े हैं, शुरू से जुड़ के इस वीडियो को देखिएगा और इसका 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो है 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? मेरे प्यारे साथियों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, थोड़ा सा भूल गए थे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, यह आपको हर हाल में याद कर ही लेना है। ठीक है, इसमें से हमको लगता है कि अच्छा, आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि 60 में से आपका कितना सही हुआ है? 60 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? आप लोग इसका जवाब देते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जाने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस भी मेरे प्यारे भाई बहन को इस क्लास का PDF चाहिए, वो फ्री नोट्स, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7371089583 पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आप लोगों को ये गेस क्वेश्चन हाई लिख के उसके बाद जो है गेस क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जब भी आपका मैसेज सीन किया जाएगा उसके अंतर्गत आपको भेज दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आइए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। तो आपको बताए थे प्यारे साथियों, आई बराबर होता है आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो प्यारे साथियों, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्यारे साथियों, अगर बीच में वीडियो रुक भी जाता है तो आपको दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम आज के क्लास में 100 क्वेश्चन करवा कर ही दम मारेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 66, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका 66 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 66 का हो जाएगा ध्रुव से। किससे हो जाएगा, ध्रुव से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या तो पी हो तो क्या। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 68 का एफ गुना पी बराबर 1 हो जाएगा। क्या होगा, एफ गुना पी बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 69, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। प्यारे साथियों, आँख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है। अभी जस्ट पढ़े हैं ना, जस्ट पढ़े हैं ना उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुतली की साइज को जो है परितारिका जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस जो कि आपको क्लास 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को लेकर आया है, सभी को आखिरी उम्मीद, वो भी स्टडी वाला सर। तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 72, एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु जो है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ये क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है, ये परितारिका होती है। कौन होता है, परितारिका। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे साथियों, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पे। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो प्यारे साथियों आंसर होगा वो सी ना होने के बजाय डी होगा, मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 77, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, ये जो है कॉर्निया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है कौन। 78 का जो है मेरे प्यारे साथियों डी होगा, पक्षमाभी मांसपेशियां। आइए क्वेश्चन नंबर 79, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैमरा का कौन सा भाग, ये फिल्म, ठीक है ना, फिल्म वाला जो है फिल्म की तरह काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 80, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 80। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81, जो नेत्र निकट तथा स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो प्यारे साथियों, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 82
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 82 का सी होगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है हमारे चश्मे में जो है अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगा रहता है। और दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। मतलब अगर जिसको दूर दृष्टि दोष है तो वो जो है प्यारे साथियों निकट की वस्तुओं को जो है नहीं, जिसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना, वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है। आइए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाए तो जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर, तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 to 12 लेकर आया है बिहार के बच्चों का आखिरी उम्मीद। तो अभी जाकर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा, एक प्रिज्म जो है मेरे प्यारे साथियों 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 87, स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। मेरे प्यारे साथियों, स्पेक्ट्रम में जो है बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है। मेरे प्यारे साथियों, श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से जो है बना होता है। ठीक है। आइए, तो हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए, श्वेत रंग तो हम जान लिए कि 7 गो होता है। अब किस रंग का विचलन यहाँ पूछ रहा है, तो विचलन जो है लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। अधिकतम पूछेगा, अधिकतम देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है। आइए, श्वेत रंग जो है मेरे प्यारे साथियों, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है। तो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 91, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है नीला, लाल, हरा सभी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 जो है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? प्रिज्म उत्पन्न करता है। कौन करता है? प्रिज्म उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 94, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नहीं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का होना आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 95। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग क्या, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो प्यारे साथियों, इंद्रधनुष जो रंगीन होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, हम लोग जो है कम से कम अभी हमारा क्लास लिया हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 3 मिनट बाकी है, उसमें हम लोग जो है 100 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। आइए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकर्णन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है नीला रंग जो है सबसे अधिक जो है परिकर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 98, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का परिकर्णन जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी अंतरिक्ष यात्री अगर हो तो उसको आकाश का रंग जो है हमेशा काला ही दिखाई देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 100, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, दृश्य वाले प्रकाश में जो है हमेशा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 101, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ बादलों का जो रंग उजला होता है वह परिकर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। एक कूलम आवेश जो है कितने प्रोटोनों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 का हो जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर 19, माइनस 19 नहीं होगा, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस मतलब प्लस 19 होगा। किसी उपकरण में धन और ऋण
का चिन्ह नहीं होता है। मतलब अगर आप लोग जो है कुंडली लगाइएगा ना, तो उसमें जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बैटरी से जो है प्यारे साथियों किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्रभावित होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, ओमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ओमीटर को जो है विद्युत परिपथ में ना तो श्रेणी क्रम में, ना तो इसमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या था। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसको सूचित ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। और देखिए, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अमीटर को निम्नलिखित में से धारा को जो है विद्युत धारा को अमीटर में नापा जाता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड जो मेरे प्यारे साथियों बना होता है, वो जस्ता का बना होता है। जस्ता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आपका सी 10 हाँ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 110। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को जो है मेरे प्यारे साथियों विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। आइए क्वेश्चन नंबर 111। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। एक माइक्रोमीटर, ठीक, एक माइक्रो एम्पियर पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों माइक्रो एम्पियर 111 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 112। धारा मापने में किसका उपयोग है। तो मेरे प्यारे साथियों, धारा मापने में जो है एमीटर का उपयोग है। किसका एमीटर है, नहीं, एक मिनट। हाँ सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 112 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 113। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 114 का क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है कूलम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए, कैथोड किरणें से क्या उपस्थित होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैथोड किरणें से जो है इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैथोड किरणें में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इसमें से चालक कौन है। 116 नंबर का जो है एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्या है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किसी कण की गति पर आश्रित रहता है। तो इसका 117 का हो जाएगा, इसको 17 का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ लेना है वो हमको जो है 7371089583 पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके हाई लिख दीजिएगा और गेस क्वेश्चन लिख दीजिएगा और अपना क्लास नीचे में लिख दीजिएगा, तो आपको जो है गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपको गेस क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। अगर जिसको आपको पीडीएफ चाहिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, रिवीजन करना है, तो आपके लिए वो बेटर तरीका रहेगा। वो भी आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप हमसे इसका प्रिंटेबल नोट्स लेते हैं तो उस आपसे जो है कम फी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंटेबल लेंगे तो। अगर आप जो है
PDF लेते हैं तो फ्री में मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 19, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 1 वोल्ट बराबर जो है जूल बटा कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटा कूलम। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा प्यारे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर एक, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो मेरे प्यारे साथियों, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो सेल द्वारा इकाई आवेशों पर किया गया कार्य है। क्वेश्चन नंबर 123, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। मतलब किसी कुंडली का जो है प्रतिरोध अगर हमको ज्ञात करें तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा R बराबर V बटा आई। आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। ओम बराबर V बराबर आई बटा आर। यह आपको याद रहना चाहिए। 124 का हो जाएगा V बराबर आई बटा आर। ठीक है, V बराबर आई इंटू आर, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 124 हो गया। आइए 125 देखते हैं हम लोग। 125, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से जो है मेरे प्यारे साथियों, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 126, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, यानी 126 का आंसर हो जाएगा सी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और 127, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक के प्रभावित विद्युत धारा पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चुंबकीय होता है। और विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, इसको जो ऐसे है इसको ओम मीटर कहा जाता है, इसको ओम बोला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 131, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, प्रतिरोध को जो प्रासर्व क्रम में क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, 132 देखिए क्या है, कहाँ गया जी? 132 नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु से जो है सोलर सेल बनता है? आप लोग बताइएगा हमको, किस धातु से जो सोलर सेल बनता है? ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन से जो है सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, विद्युत प्रतिरोध के कारण विद्युत मतलब चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव होता है। और यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 136, प्रतिरोधकों से एक संयोजन से एक प्रतिरोधक हटा देने पर या लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजित था। किस पे प्यारे साथियों? 136 का ए। 136 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समांतर में किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो प्यारे साथियों, शक्ति, ठीक है ना, शक्ति जो है प्यारे साथियों, शक्ति जो है किलोवाट घंटा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास 10th एग्जाम फिजिक्स गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम में प्यारे साथियों, जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम में 100% इसी से ही आएगा। तो आप लोग को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, वो तो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो मेरे पास एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ठीक है, समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। प्यारे साथियों, विद्युत शक्ति का आपको हम बताए थे, वाट जो होता है ना, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ठीक है, आइए क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कुछ गलत टाइपिंग है, किलोवाट घंटा या यूनिट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 142 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? मतलब जूल पर सेकंड। आप लोग जो है इसका कमेंट में बताइएगा तो क्या होगा? इसका जूल पर सेकंड होगा ए नंबर। ठीक है, जूल पर सेकेंड। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 143, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 120 वाट अंकित है
जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो आप लोग इसका आंसर क्या बताइएगा, बताइए तो 143 नंबर का जो है क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो होगा ना, जो है इसका ना कि 50 वोल्ट नहीं होगा, आप लोग जो बोल रहे हैं 50 नहीं होगा, इसका 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों ये जो है I/R² V बराबर I/R², ये जो है निरूपित नहीं करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 146, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों 1 किलोवाट घंटा जो है निम्नलिखित में से 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से जो है किसके बराबर होता है, वह जो है हो जाएगा आपका 0.236 10⁻6 जूल। ठीक है, 10 कितना जूल हो जाएगा, 6 जूल। और 147 है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है प्यारे साथियों, शक्ति का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा है। ठीक है, किलोवाट घंटा है, जहाँ भी आपको वाट दिख जाए वहाँ समझ लेना कि शक्ति का काम किया गया है तब उसका वाट लग गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 148, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताए तभी हम 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। 148 का जो प्यारे साथियों नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज ऑस्टेन ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेन ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम में स्थित रहता है। आराम में स्थित रहता है मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में। कब, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर जैसे ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, आइए नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट। हाँ, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या कहलाएगी, मतलब कंपास की जो सुई है क्या होगी, ये जो है विपेक्षित होगी। क्या होगी प्यारे साथियों, विपेक्षित होगी। क्वेश्चन नंबर 152, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तब ऑप्शन की ओर चलेंगे। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो प्यारे साथियों किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो आपको हम बताते हैं, किस प्रकार का जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो है प्यारे साथियों, इसका आंसर जो है समान प्रकार का हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है प्यारे साथियों समान प्रकार का होगा। इसका आंसर क्या होगा, समान प्रकार का होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 153 देखते हैं। 153 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 153, विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो भी होता है ना प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे क्या है 153 का सभी बिंदुओं पर जो है समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। और प्यारे साथियों किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। 154 का जो है मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा, चाल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 155, भी किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो मेरे प्यारे साथियों 155 का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आपको ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपका एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ये आप लोग यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 156, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित मतलब अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा और प्रक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो प्यारे साथियों इसका दिशा जो है ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, ऊपर की ओर होगी। और तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों कितने परिभ्रमण के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 157 का जो है नहीं 1 होगा ना 2 होगा, ये मेरे प्यारे साथियों आधा जब परिभ्रमण करेगा ना तब होगा। ठीक है, आधा परिभ्रमण करने के बाद। तो अगर आप लोग जो है अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। प्यारे साथियों विद्युत मोटर जो है परिवर्तित क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 159, वो मतलब
तीन वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का कार्य है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का कार्य है। और बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। तो और विभक्त वलय, विभक्त वलय जो है प्रयुक्त होता है। प्यारे साथियों, विभक्त वलय जो है कैसे प्रयुक्त होता है? डीसी मोटर में। कहाँ होता है? डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। 162 डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्यारे साथियों, डायनेमो से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 163 विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वो प्यारे साथियों किस पे होगा? आइए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। यह मेरे प्यारे साथियों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे होगा। किस पे होगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे होगा। विद्युत ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 164। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 164 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 165 है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? मेरे प्यारे साथियों, किस युक्ति में? आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। 165 का हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है ना, विद्युत मोटर का युक्ति में जो काम करता है। आइए 166 जो है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्यारे साथियों, डायनेमो जो है हमेशा विद्युत ऊर्जा को जो है ना किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो 166 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हम आपको बोले थे ना कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को हमेशा ये क्या करता है? परिवर्तित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 167 भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? 167 का 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 Hz, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 168 तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः जो है प्यारे साथियों इसको जो है मीटर में मतलब व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग जो है प्यारे साथियों काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। और क्वेश्चन नंबर 170 लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? लघुपतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। कैसा होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है प्यारे साथियों? वह जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जो हमारे घर में जो लगाया जाता है कितना पे? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा पर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 172 देखिए। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम का होना बहुत आवश्यक होता है। और क्वेश्चन नंबर 173 निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, बायोगैस। ठीक है ना, बायोगैस जो है एक मतलब उत्तम ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने का निम्न स्रोत है। आइए क्वेश्चन नंबर 174 निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें से प्राकृतिक गैस जो एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। और प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 175 उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रेरित एकांक द्रव्यमान मतलब जिसमें भरना, इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 176 है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? मतलब कौन सा ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 177 निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है? मतलब प्रदूषण कौन मुक्त करता है आप लोग बताइएगा। तो 177 का क्या हो जाएगा? मतलब सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा मुक्त होता है ये लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 177 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। 178 का ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ये जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 179 आज आप लोगों का जो है 200 क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा, आप लोग ऐसा उम्मीद रखिएगा।
अगर नहीं हो पाता है तो कल आपका एक वीडियो और आएगा कम से कम 10 से 15 मिनट का, उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मतलब प्रार्थना कीजिए कि कुछ सर्वर प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 179, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 179 का है 15 किलोमीटर पर घंटा होगा। और जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बायोगैस हो जा सकता है। क्या हो सकता है, बायोगैस हो सकता है। नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होगा, क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 181, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब जैव मात्रा, मतलब बायोगैस जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। मतलब अगर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग जो है किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है बादलों वाले दिन के दिन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन बादल होगा उस दिन हम लोग जो है ये सब काम नहीं कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 183, डीजल का उपयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों डीजल का जो उपयोग होता है ये तो बहुत आसान है। रेल इंजन में होता है, लकड़ी भारी में होता है और विद्युत उत्पादन, बहुत आसान, ये आप लोग बहुत बना लीजिएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 184 का डी होगा, ठीक है, 184 का डी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है 185, जीवाश्म ईंधन का पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का जो है पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 186 देखता है, क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आइए 187 देखते हैं, क्या जल्दी जल्दी से चलते हैं हम लोग। ऑप्शन को हम इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। 187 का जो है सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य हो जाएगा। और 188, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम होगा। और 189 का देखिए, जो दहन पर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो दहन पर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईंधन। और 190 देखिए क्या प्यारे साथियों, बस हम लोग जो है बहुत कम दूरी पर पहुंच गए हैं। सौर ऊर्जा को प्यारे साथियों सीधे विद्युत में बदलने युक्ति को क्या कहा जाता है। 190 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 191 पे चलते हैं। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। 191 का मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा नवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। और 192 देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। मेरे प्यारे साथियों 192 का सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो है ये ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मुक्त। 194, कौन निम्नलिखित कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है, ठीक है, मुख्य अवयव। आइए इधर देख लेते हैं कौन सा अवयव है। कौन सा अवयव हो जाएगा 194 का, कौन सा अवयव हो जाएगा। 194 का जो है प्यारे साथियों डी हो जाएगा, CH4, ठीक है, डी हो जाएगा CH4। आइए क्वेश्चन नंबर 195, सौर कुकर के लिए कौन दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर प्यारे साथियों इसके लिए जो है अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। और निम्न में से किस धातु को सोलर सेल बना, मतलब सोलर सेल बना होता है, किस धातु से सोलर सेल बनाता है। 196 इसका हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन से सोलर सेल बनाता है। 197 सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है। इसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। और खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। प्यारे साथियों खिलौनों में जो छोटा छोटा बैटरी लगा रहता है उसमें जो है सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है, सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों, आप लोग इसका आंसर बताइए, किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को मैंने बताया है किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग प्यारे साथियों कमेंट में कीजिएगा कि नरोरा राज्य जो है, नरोरा राज्य जो है किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में जो प्यारे साथियों स्थित है, ये हमारा यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश जिसको बोला जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत जो सूर्य है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सौर सेल में किसका उपयोग होता है प्यारे साथियों, सौर सेल में जो है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में सिलिकॉन
ढक्कन का उपयोग, और बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 204, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का प्यारे साथियों मुख्य घटक जो है मीथेन है, CH4, CH3 या CH4, थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? 205 का डी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है। संगमरमरीय तरंग हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारा हो जाएगा। आइए कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, मतलब नवीकरणीय पूछ रहा है। 206 का हो जाएगा प्यारे साथियों जैव मात्रा हो जाएगा, और अनवीकरणीय ऊर्जा, जितने भी नवीकरणीय अनवीकरणीय देख रहे हैं, इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। 207 का सी हो जाएगा, मतलब बायोगैस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का मेरे प्यारे साथियों स्रोत जो है कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, ठीक है, कोयला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 209। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 209, अनवीकरणीय ऊर्जा है। दो अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब कोयला से प्राप्त गैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, और ऊर्जा के 2 अविकरणीय स्रोत हैं। देखिए इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। 211 का क्वेश्चन, कल्प कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 211 का हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और 212, किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? महासागरों में प्यारे साथियों मतलब तरंग के रूप में, ज्वारियों के रूप में, और सागर तापियों के रूप में है। और तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 213 का सी हो जाएगा। प्यारे साथियों आप भगवान की तो प्यारे साथियों हमारा जो है महादेव की कृपा से जो है प्यारे साथियों 213 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम आप लोगों को सब्जेक्टिव की ओर लेके चलते हैं। तो आप लोग जो है प्यारे साथियों सब्जेक्टिव की ओर चलिए, और आपको जो है हम सब्जेक्टिव दिखाते हैं कि सब्जेक्टिव हमारा कितना है, और इससे आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न जो है कि बनेंगे। इससे आपके एग्जाम में कितने प्रश्न में देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, ये इसको आप लोग को देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट भी दे दें क्या आप लोगों को? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक है। आइए और इधर दिखा देते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, उसके बाद ये देखिए प्यारे साथियों विद्युत धारा क्या, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विद्युत विभव, विभव क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सेल और बैटरी में अंतर, वेरी गुड। देखिए ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लघुपथन क्या है? ये भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? इसको भी एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ओम के नियम को लिखें, ओम का नियम लिखें। निकट दृष्टि दोष क्या है? ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। साथियों चुंबक किसे कहते हैं? ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद ईंधन किसे कहते हैं? ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छे ईंधन के 2 गुण, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, ये भी याद कर लीजिएगा। और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद विद्युत फ्यूज क्या है? इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर के बारे में भी आप लोग वोल्ट और मीटर में भी अंतर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तनों के नियम लिखें और इसके किरण आरेख दर्शाएं। ये आपके एग्जाम के लिए जो है प्यारे साथियों बहुत VVI है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी VVI हैं। आप लोग जो है आप लोग जो है मैसेज कर ही देना गाइस, ठीक है। आप लोग जो मैसेज कर ही देना, इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना 7371089583। अगर आप लोग कम दिन बचे हुए PDF आप लोग लेके पढ़ सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। आई होप आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल केमिस्ट्री के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।